Hello students, my name is Namrata Tripathi and today we are going to study the topic matter and its classification. This matter topic is very basic topic and to understand the whole chemistry we should first need to understand or study the matter only. Okay. So मैटर को जानने से पहले या समझने से पहले ये केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही बेसिक चीज है मैटर। ठीक है, अगर हम मैटर को समझेंगे, मैटर की क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे, मतलब मैटर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है, तो ही हम केमिस्ट्री को आगे समझ पाएंगे। तो ये जो मैटर का टॉपिक है और उसका क्लासिफिकेशन है वो ना ही कि 9th क्लास के लिए, बस 10th क्लास, 11th, 12th और आगे भी केमिस्ट्री की जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे कॉलेज लेवल तक का ही, अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम केमिस्ट्री आगे नहीं समझ पाएंगे। तो अपने बेस को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैटर को और उसकी क्लासिफिकेशन को देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम व्हाट इज मैटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है? ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज इट्स मास एंड फेल्ट बाई वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस इज मैटर। अब ये जो लाइन लिखी हुई इसका मतलब है कोई भी चीज, ओके, कोई भी चीज जिसको हम रखने में, उठाने में जिसको स्पेस की जरूरत हो, जो स्पेस लेता है, ठीक है, और जिसके पास मास है मतलब वजन है, भार है, और जो फील कर सकते हैं, हमारा सेंस, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिन चीजों को हम सेंस कर सकते हैं वो मैटर है। ठीक है, जिसके पास स्पेस, जिसको रखने उठाने में एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, जिसके पास खुद का मास है और जिसको हम सेंस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? मैटर। ठीक है, इसको और इजी तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वाटर, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जैसे कि वाटर, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। ठीक है, तो वाटर कैसे, जैसे कि हम पानी लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंटेनर में, ग्लास में, वाटर में, ग्लास में हम पानी लेते हैं, तो उसके उस पानी ग्लास में जब हम पानी को डालते हैं तो उसको भी एक स्पेस, एक जगह, ग्लास का एक स्पेस, वो ग्लास का एक स्पेस लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्पेस ले रहा है। अगर हम पानी को देखें तो वो लिक्विड फॉर्म में है और उसका खुद का एक भार है। ठीक है, पानी को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये क्या है? मैटर है। ओके, तो इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल है टेबल। क्या है? टेबल। ओके, तो टेबल मतलब कोई भी टेबल हो, अगर हम उसको रखेंगे कहीं पे तो उसके लिए भी एक स्पेस की जरूरत है कि नहीं है? टेबल एक स्पेस लगेगा, उसका खुद का एक भार है, उसको भी हम टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चेयर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आगे हम पूरा जब मैटर पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो मैटर जो है वो किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल। मेटल किससे बना होता है? बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो एटम होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल क्या है? एटम ऐसी चीजें हैं जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो इससे ज्यादा फर्दर फिर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब सबसे छोटा सा छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। मतलब एटम फिर फर्दर आगे चल के और ब्रेक होके और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यूनिट है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मैटर किससे मिलके बना होता है? दो चीजों से मिलके बना होता है। क्या क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को मैटर समझाया है उस मैटर को एक डायग्राम के थ्रू हम और समझते हैं। उस डायग्राम, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। अब हम इस डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे कि मैटर क्या होता है? ठीक है, जैसे कि ये टब है, क्या है? एक टब है। ठीक है, इस टब में पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये ग्लास का बीकर है, मतलब ग्लास का एक बर्तन है, कांच का एक बर्तन है। ठीक, इस टब में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें हमने खाली कांच के ग्लास को रख दिया। क्या किया? खाली कांच के ग्लास को उल्टा करके हमने डाला। ओके, अब हमने इतनी फास्ट स्पीड से डाला कि इसके अंदर देखो ये टब में पूरे पानी फील है, लेकिन इस ग्लास में जब हमने रखा तो इसमें पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी स्पेस जो है, जो ग्लास की जो स्पेस है वो किससे फील्ड है? एयर से फील्ड है। किससे फील्ड है? एयर। इसके अंदर क्या फीलिंग है? एयर। मतलब इसके अंदर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स ये जो स्पेस है
ग्लास के अंदर का जो स्पेस है वो किसने ले लिया, एयर ने ले लिया। तो वाटर के लिए इसमें जगह है ही नहीं, ठीक है। तो वो यही बताना चाह रहा है इसके अंदर जो स्पेस है वो किसके द्वारा ली गई हुई है, एयर के द्वारा। यहाँ पे देखो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास के अंदर एयर फील है, जिसकी वजह से ये जो वाटर है इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ये ग्लास का बीकर है, ये टब है, ये लेजर टॉर्च है, टॉर्च के थ्रू अगर हम देखेंगे तो वहां से एयर पार्टिकल्स हमको दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी हमने मैटर देखा, मैटर वो चीज है जिसको रखने उठाने में एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, मतलब जो चीज स्पेस लेती है वो मैटर है। जिस चीज के पास खुद का भार है वो मैटर है। जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मैटर है, ठीक है। तो अब मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करके और उसके अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैटर क्या है, ठीक है। तो मैटर को जब हमने क्लासिफाई किया तो मैटर कितने टाइप के हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी अगर मैं डिवाइड करूं या क्लासिफाई करूं तो वो भी 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है गैसियस स्टेट, फोर्थ नंबर पे आ जाता है प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ओके, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स की, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, क्या क्या है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, दो पार्ट में केमिकली क्लासिफाई हुआ है ये मैटर, ठीक है। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके 5 टाइप्स हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में क्लासिफाई है, डिवाइड है 2 टाइप्स में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। तो हम देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप से, मिक्सचर फिर आगे फिर से क्लासिफाई हुआ है, जो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये क्लासिफिकेशन। इसके अगर आपने इस टेबल को या इस चार्ट को मैंने जो बनाया है, ये क्लासिफिकेशन जो बनाया है, सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, वीडियो को पॉज करके, और देखना सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन। अगर इसके आप सब हेडिंग या जो हेडिंग्स है जैसे होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, यही अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सबसे पहले इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। तो मिक्सचर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। फिर आते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड टाइप को, जिसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस में हम देखते हैं वो 2 पार्ट में क्लासिफाई है। कौन कौन से 2 पार्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक है। अब एलिमेंट फिर से क्लासिफाई है मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं तो हमको खुद, मैंने पहले मेरा जो पहले वीडियो मैंने डाला है उसमें एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, ये सब चीजें मैंने समझा दी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, बहुत ही ब्रीफली समझाया है मैंने वहां पे। तो वो पूरे चैप्टर को या वीडियो को आप देख लोगे, देख लेना। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है, ओके। जिसमें से जो एलिमेंट्स हैं वो तो 3 पार्ट में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल कितने हैं, 93 मेटल्स है हमारे पास। नॉन मेटल कितने हैं, 18 है, और मेटेलॉइड्स कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 118। तो इस तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स कितने टाइप का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये क्लासिफिकेशन को ही ध्यान से पढ़ना है कि मैटर कितने पार्ट में क्लासिफाई होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में डिवाइडेड क्लासिफाई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। जिसमें तो 3 इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्थ प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, अभी इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 पार्ट में क्लासिफाई है, वो कौन कौन सा, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मतलब प्योर है कोई चीज और कोई चीज मिक्सचर में है, ठीक है। अब मिक्सचर में भी 2 पार्ट में क्लासिफाई है और प्योर सब्सटेंस भी 2 पार्ट में क्लासिफाई है। जैसे कि हम देखें केमिकल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में है, फिर मिक्सचर 2 पार्ट में है, प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट में है, ठीक है। फिर कंपाउंड्स भी 2 पार्ट में है,
एलिमेंट्स बस है जो 3 पार्ट में है, तो इसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि एलिमेंट्स को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो 3 ही टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम इसको ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं, तो ही आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो जैसे हमने ये फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा ना, अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं इसको ब्रीफली समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम। ठीक, सबसे पहला हमारा था सॉलिड स्टेट। क्या था? सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड, अ सॉलिड पॉसेसेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, विच मीन्स, देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, which means that it cannot be applied compressed by applying pressure। इसका मतलब है कि जो सॉलिड है ना, उसका खुद का एक शेप होता है, खुद का एक वॉल्यूम होता है। अगर मैं उसको कंप्रेस भी कर दूं या दबा भी दूं, है ना, दोनों साइड से अगर मैं उसको दबाऊं सॉलिड चीज को, तो वो अपना शेप बदलेगा नहीं। एग्जांपल्स मेटल, वुड, है ना, मेटल, वुड्स, और कुछ एग्जांपल जैसे ब्रिक्स भी हो सकता है ना, एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैं आपको वुड से समझती हूँ, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। अब इसको अगर मैं दोनों साइड से प्रेशर लगाऊं, है ना, ये सॉलिड है, अंदर से फिल्ड है, तो क्या ये कंप्रेस होगा, दब जाएगा, शेप चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। उसी तरीके से मेटल्स, मेटल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से नॉन मेटल का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन मेटल तीनों स्टेट में होते हैं, लेकिन जो मेटल होता है वो सिर्फ सॉलिड ही होता है। जैसे कि कॉपर, है ना, कॉपर मेटल होता है कि नहीं, कॉपर, ये जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉपर, ये मेटल हो गया, और ब्रिक्स मतलब ईंट जो होती है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट। इसमें हमने 2 चीज देखी थी, देखो सॉलिड में देखा था डेफिनेट शेप था उसका और डेफिनेट वॉल्यूम था, मतलब शेप और वॉल्यूम उसका फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। डेफिनेट का मतलब ये हुआ। अब लिक्विड स्टेट देखते हैं, लिक्विड possesses definite volume but not definite shape, मतलब लिक्विड के पास खुद का डेफिनेट वॉल्यूम तो है, पर डेफिनेट खुद का शेप नहीं है, मतलब उसका शेप डिफाइन नहीं है। कैसे? देखो लिक्विड में आप मान लेते हैं, एक पानी ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पानी को एक ग्लास में डालूं, ठीक है, तो वो पानी का शेप कैसा हो जाएगा, ग्लास के शेप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पानी। अगर मैं उसको किसी टब में डालूं तो पानी टब के शेप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब किसी अगर बॉटल में डालूं मैं पानी को, तो पानी अगर इसमें फिल करूं मैं, तो बॉटल के शेप का हो जाएगा पानी। तो इसीलिए बोल रहा है पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, पर उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब वो पानी जिस भी कंटेनर में जाएगा वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, अब थर्ड में हम आते हैं गैसियस स्टेट। अ गैस डज नॉट हैव आइदर ए डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का खुद का ना ही तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब गैस की कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन, एयर, है ना, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जितनी भी गैसेस होती हैं, इनका खुद का कोई शेप नहीं होता, मतलब अगर उनमें प्रेशर अप्लाई करें तो वो चेंज हो जाएगी, है ना, उनका शेप बदल जाएगा। जैसे कि मैं अगर सिलेंडर की बात करती हूँ, सिलेंडर में जो गैस फिल होती है वो सिलेंडर के शेप की हो जाती है। ठीक है, उनका खुद का कोई शेप नहीं होता, ये यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे तीनों का हमने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पास जो होता है वो डेफिनेट शेप होता है ना, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास सिर्फ डेफिनेट शेप होता है, और लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैस के पास ना ही डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और चीज हम देखते हैं सॉलिड स्टेट से, जैसे कि वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। ओके, वाटर को अगर मैं देखूं, वाटर के 3 स्टेट होते हैं, तीनों स्टेट होते हैं वाटर में, आपको पता होना चाहिए। जैसे सॉलिड स्टेट में वाटर अगर मैं देखूं तो क्या बोलूंगी उसको? आइस। ठीक है, आइस किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। अगर मैं लिक्विड स्टेट में वाटर देखूं, है ना, किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, तो वाटर, ठीक है, ये किस स्टेट में रहता है? लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में रहता है।
अगर मैं वाटर को ही गैसियस फॉर्म में देखूं तो वो कैसे रहेगा, वेपर के फॉर्म में रहेगा कि नहीं। ओ सॉरी, अगर मैं गैस के फॉर्म में वाटर को देखूं तो कैसा रहेगा, वो वेपर की फॉर्म में। ठीक है, तो तीन स्टेट हो गए वाटर के, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो वाटर जो है वो अपनी तीनों स्टेट से चेंज भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, मतलब आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, कब, आइस से वाटर में कब कन्वर्ट होगा, अगर मैं आइस को हीट करूं, क्या करूं, हीट करूं, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में, वाटर के। अगर मैं हीट करूं तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो वाटर के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं वाटर को फिर हीट करूं तो वो किस फॉर्म में बदल जाएगा, वेपर के फॉर्म में। वेपर समझते हो ना। उसके बाद अगर मैं वेपर को वापस कूल करूं, है ना, जैसे वेपर्स हैं, अगर मैं उसको कूल कर दूं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं वाटर को फिर और ज्यादा कूल कर दूं, ठीक है, या ठंडा कर दूं, फ्रीज कर दूं, तो वो किस फॉर्म में, मतलब ये जो फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों फॉर्म में वाटर हो सकता है, और ये हीट करने से या कूल करने से अपना स्टेट जो है वो चेंज करता है। ठीक है, ये वाटर का मैं बता रही थी आप लोग को। वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड के फॉर्म में वाटर और गैस के फॉर्म में वेपर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा स्टेट, तो मैंने आपको अभी तक तीन स्टेट बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेनली जो हम पढ़ते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही स्टेट है, बट दो और स्टेट हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है, वो प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में मैं आप लोग को बताती हूँ प्लाज्मा स्टेट क्या है। कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, प्लाज्मा कैन ऑकर ओनली व्हेन मैटर इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब प्लाज्मा स्टेट कब होता है, जब किसी भी मैटर को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा फॉर्म कर लेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हो, ग्लोइंग ऑफ सीएफएल बल्ब। मतलब आपने सीएफएल बल्ब तो देखी ही है, उसके अंदर जो ग्लो या लाइट फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है, वो जब प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसमें, और जब बहुत ज्यादा उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो प्लाज्मा बर्न होता है। प्लाज्मा ही बहुत ज्यादा हीट के कारण ग्लो दिखता है, ठीक है, जलता है, तो जिसकी वजह से सीएफएल बल्ब ग्लो करती है। तो प्लाज्मा मतलब जो बहुत ही सुपर एक्साइटेड या बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, वो वो क्या हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हीट अगर उनको दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, प्लाज्मा स्टेट में आ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ पढ़ते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। उसका प्लाज्मा का थोड़ा अपोजिट ही अगर देख लूं मैं, कंडेंसेशन लिखा है। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड बाय सुपर कूलिंग ऑफ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड दे रहे थे हम, यहाँ पे बहुत ज्यादा कूलनेस की बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी गैस को अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, है ना, तो वो कौन सा स्टेट आ जाएगा, कंडेंसेशन स्टेट। अच्छा, इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्यों पड़ा है, क्योंकि बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जो थे, उन्होंने ही और आइंस्टाइन ने मिलके, दोनों ने मिलके फिफ्थ स्टेट फाइंड आउट किया, है ना। फिर मतलब फिजिकल स्टेट तीन ही थे, फिर फिफ्थ स्टेट का चौथा प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट मतलब कंडेंसेशन स्टेट को फाइंड आउट करने वाले बोस और आइंस्टाइन 1970 थे, इसीलिए फिफ्थ स्टेट का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पूरा स्टेट समझाया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ठीक है, अब हम आ, अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। मतलब पहला उसमें पॉइंट आता है, वो किस में क्लासिफाई होता है, प्योर सब्सटेंस में। किसमें, प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को रीड करते हैं। अब सिंगल सब्सटेंस or matter, a single substance or matter which cannot be separated into other types of matter by any physical or chemical process are called pure substance। कोई भी सब्सटेंस जिनको हम सेपरेट करके कोई दूसरा मैटर नहीं बना सकते, वो इतने प्योर हैं कि मतलब कोई दूसरा मैटर फाइंड आउट उसमें से नहीं हो सकता, वो उसी मैटर से बने होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं,
प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट करके कोई और मैटर नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसा मैटर जिसको हम और डिवाइड करेंगे तो वो कोई और मैटर नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो वही मैटर रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में क्लासिफाई है, कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। The simplest form of pure substance which can neither be broken into or nor built from any physical or chemical process is called elements। अब हम प्योर सब्सटेंस में भी हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को देखेंगे। दो टाइप में ये डिवाइडेड है। जो सिंपल फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है जिसको हम ब्रेक करते हैं या ब्रेक नहीं होता जो, या फिर किसी और फॉर्म में जो कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ गोल्ड और सिल्वर। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर को ब्रेक करूं, है ना, तो वो गोल्ड और सिल्वर ही रहेंगी और किसी गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड ही रहेगा। अगर मैं गोल्ड को ब्रेक करूं या तोड़ूं या छोटा करूं जो भी करूं, ये गोल्ड ही रहेगा। तो इसको तोड़ने होने से ये अपना प्रॉपर्टी या अपना वो क्वालिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है। गोल्ड गोल्ड ही रहता है। तो इस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स भी तीन टाइप में क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेटल, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मेटल जो होता है वो मरकरी कैसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में कैसा रहता है, लिक्विड। ये एक्सेप्शन केस है, मरकरी मेटल का एक्सेप्शन केस है। ये बहुत ही आपको याद रखना चाहिए, मरकरी जो है वो मेटल का एक्सेप्शन केस है। वैसे ही मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेलिएबल एंड डक्टाइल, इसका मैं आप लोग को मतलब समझा देती हूँ। मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल जैसे कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल का एक पीस है और अगर मैं इसको हैमर से या किसी चीज से बीट करती हूँ या मारती हूँ तो ये एक थिन शीट समझते हैं ना आप लोग, पतली शीट का मतलब एकदम प्लेट के फॉर्म में ये हो जाएगी। जितना इसको बीट करते जाओगे उतनी थिन शीट ये फॉर्म करती जाएगी। तो इसका मतलब होता है मेलिएबल, है ना। और डक्टाइल मतलब होता है अगर कोई मेटल का पीस है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, मतलब क्या करूं, खींचूं दोनों साइड से, तो ये पतले वायर के फॉर्म में ये स्ट्रेच होते जाएगा। मतलब इसकी स्ट्रेचेबल मतलब स्ट्रेच होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मतलब अगर वो थिन शीट के फॉर्म में, पतली शीट के फॉर्म में बन जाएगा अगर कोई मेटल, तो उसको क्या बोलेंगे, मेलिएबल है। अगर वो किसी वायर के, थिन वायर के फॉर्म में बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डक्टाइल है। हालांकि मेटल टॉपिक मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, तो वहां पे भी जाके आप मेटल को ब्रीफली देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं। जैसे कि मेटल का मैं एग्जांपल बताती हूँ, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये जो होते हैं टिन, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नॉन मेटल जस्ट मेटल क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, मेटल का अपोजिट होता है। तो नॉन मेटल्स तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, मेटल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में बस फाइंड आउट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका तीनों स्टेट होता है। ये लस्टर इनमें नहीं पाया जाता है और एक्सेप्ट आयोडीन, मतलब आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन को थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ, आप लोग ध्यान देना। देखो, एक्सेप्ट आयोडीन मतलब लस्टर की बात हो रहा है तो आयोडीन को छोड़ के, अगर कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो ग्रेफाइट को छोड़, मतलब ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास और हीट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, ठीक है। जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होने देता है वो गुड कंडक्टर है और जो नहीं पास होने देता है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ताकि आप लोग को याद है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है, नॉन डक्टाइल।
ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं मेटलॉइड्स। क्या देखते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसमें हमको मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनपे हमको मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्स मिलता है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, वो मेटल कभी कभी मेटल जैसे भी रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल जैसा भी अपना रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। टोटल कितने मेटलॉइड्स होते हैं? 7। ठीक है, नॉन मेटल 18। और ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस डिवाइड हुआ था, है ना। अब कंपाउंड्स पढ़ते हैं उसके अंदर। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब अगर सरल शब्दों में मैं इसको समझाऊं तो दो एलिमेंट्स को अगर मैं मिला दूं, दो एलिमेंट्स मतलब कोई एलिमेंट है, ठीक है, फिर कोई एलिमेंट है, दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हो, फिर कोई एलिमेंट है, इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या बनेगा? फिर कंपाउंड बनेगा। बहुत ही इजी सर, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब दो तीन एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर मिक्स हो रहे हैं, है ना, उससे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, मतलब उनका मास फिक्स है, इस तरीके से जो कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके। ठीक है, जैसे कि वाटर, सॉल्ट। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा से देती हूँ, जैसे कि वाटर, वाटर क्या होता है? H2O। ठीक है, अब दो मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन का मैं लूं और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन को लूं तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। अब वाटर जो बना है वो क्या है? कंपाउंड बन गया। कैसा कंपाउंड है? लिक्विड कंपाउंड। ठीक है, सो कंपाउंड्स भी दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स एंड अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्स से या जीवित सोर्स से बने होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आजकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बने हैं। प्रोटीन, फैट, एक्सेट्रा। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं। द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स सच एज रॉक एंड सच एज रॉक अगर आप देख लोगे, ठीक है, मिनरल्स देख लोगे, ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स आर टर्म्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट आप ले लो, मार्बल ले लो, वॉशिंग सोडा ले लो, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन सॉल्ट का अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। जो हम नॉर्मली रोज सॉल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। Na मतलब हो जाता है सोडियम, ठीक है, और Cl मतलब हो जाता है आपका क्लोरीन। मतलब दो एलिमेंट इसमें मिक्स हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यही बताना चाह रहा है कंपाउंड्स जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिक्स करके बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर, a material obtained by mixing two or more substances in any indefinite proportion is called mixture। ठीक है, पहले हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन देखा था। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने दो क्लासिफिकेशन देखा था, एक था प्योर सब्सटेंस जो हम पढ़ चुके हैं, एक था मिक्सचर। ठीक है, तो उस मिक्सचर के अंदर की चीजें हम दो टाइप थे उसके, होमोजीनस और हिट्रोजीनस। ओके, तो होमोजीनस और हिट्रोजीनस। अब हम मिक्सचर देखते हैं सबसे पहले। अ मिक्सचर या मटेरियल जो विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी इनडेफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब ऐसे मटेरियल जो दो या दो अधिक से सब्सटेंस के मिक्स करने पे मिलता है हमको
किसी भी इनडेफिनेट मतलब उसका प्रोपोर्शन कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि प्योर सब्सटेंस में प्रोपोर्शन फिक्स रहता था मास का, वैसे उसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, वो किसी भी प्रोपोर्शन में उसका रह सकता है। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, जैसे कि मिल्क, ठीक है, सी वाटर, पेट्रोल, सीमेंट, कंक्रीट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। किसके एग्जांपल्स हैं? मिक्सचर के। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इट हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट विच एंड विच कैन नॉट बी सीन इवन बाई माइक्रोस्कोप। होमोजेनस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर, मतलब हम ऐसे मिक्सचर मतलब दो तीन चीजें मिल के बन रही हैं उसको हम मिक्सचर बोल रहे हैं, ठीक है। दो तीन सब्सटेंस मिल के फॉर्म हो रहे हैं वो मिक्सचर है। अब ऐसा मिक्सचर, अब हम होमोजेनस की बात करें, ऐसा मिक्सचर जिसको हम अगर हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक चीजें अगर हम मिक्स कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो उसका कंपोजिशन ऐसा होगा, मतलब उसका मिलावट ऐसा होगा कि अगर वो देखना चाहें हम तो वो हमें दिखेगी नहीं, फिर वो इस तरीके से आपस में मिल जाएगी कि वो हमें देख नहीं पाएंगे। उसका कंपोजिशन इतना बैलेंस्ड, इतना यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा कि वो मिक्स हो जाएगी और हम उसको देख नहीं पाएंगे। अगर उसको हम माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर या फिर शुगर डिजोल्व इन वाटर। अगर मैं कोई एक ग्लास ले लूं, ठीक है, उसमें मैंने पानी फिल किया है, ठीक है, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, ये वाटर है, क्या है, वाटर, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट, ठीक है। अगर मैंने सॉल्ट डाल दिया और वाटर डाल दिया तो क्या होगा कि जो वाटर और सॉल्ट है वो आपस में इस तरीके से मिल जाएगा कि एक सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। कैसा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बन जाएगा वो, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन वाटर, अगर मैं इसको रख दूं थोड़ी देर के लिए तो भी ये वाटर की तरह ही दिखेगा, इसको आप आइडेंटिफाई या अलग से पहचान नहीं पाओगे कि ये इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। इस तरीके से कंप्लीटली यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाएगा कि हम उसको देखने से या नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें सॉल्ट एडेड है, ठीक है। तो इस तरीके के मिक्सचर को जो यूनिफॉर्मली किसी में आपस में घुल जाए, है ना, उनको देख हम नेकेड आइज से हम उसको नहीं देख पाए, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड है हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस मिक्सचर इफ इट डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड कैन बी सीन इवन बाय द नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से, ठीक है। अगर कोई मिक्सचर है, अगर कोई मिक्सचर है ना, हेट्रोजेनस की बात कर रहे हैं हम अभी। अगर कोई मिक्सचर है, मैंने मान लो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आयरन फिलिंग और सैंड। अगर मैंने आयरन आयरन के पीसेस हैं ये, ठीक है, क्या है ये, आयरन के पीसेस हैं, इसको मैंने स्मॉल पार्टिकल्स, रेत के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ये सैंड पार्टिकल्स हैं और ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी तो आयरन के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं और आयरन के पार्टिकल्स बड़े हैं, ठीक है, तो इजिली मैं उनको देख के अलग कर सकती हूँ, ठीक है। अगर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे आयरन के तो भी वो अलग आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये आयरन पार्टिकल्स है और ये सैंड पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनको हम देख के, मतलब खुली आंखों से भी देख के बता दें कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या देखते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ, अभी मैंने इस स्लाइड में आपको बताया कि अगर सॉल्ट है ना, वाटर है कोई, ओके, वाटर है, अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूं, क्या ऐड करूं, सॉल्ट, वाटर था एक और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट, तो ये दोनों जब मिल के एक सब्सटेंस या कंपाउंड बनाए तो कैसा कंपाउंड बनाए, ये सॉल्यूशन बना। क्या बना? सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसी सॉल्यूशन की हम के बारे में हम पढ़ते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. I have already told you, homogeneous मतलब ऐसे मिक्सचर जो आपस में मिलने के बाद हम आइडेंटिफाई जिनको नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, किसका, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। एग्जाम्पल आप NaCl ही ले लो, है ना, सॉल्ट, NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। इसको अगर मैं वाटर में ऐड करूंगी तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो यही है, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें मैंने वाटर डाला, एक ग्लास लिया,
इसमें वाटर डाला, ठीक है, ये वाटर। ओके, अब इसमें वाटर में मैं क्या डाल रही हूँ, NaCl डाल रही हूँ। क्या डाल रही हूँ, NaCl, ठीक है। मैं इसमें NaCl मतलब थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं, वाटर था इसमें, इसमें मैंने क्या डाला, सॉल्ट डाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीज है, सॉल्यूशन भी आप दो पार्ट में सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होता है, किससे किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। देखो इन दोनों से मिलके बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। अब जैसे कि मैंने ये वाटर और NaCl मतलब सॉल्ट है ना, सॉल्ट मैंने ऐड किया तो मैंने आपको बताया क्या बन गया। अब ये जो बना वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलके बना है ना। किससे किससे, सॉल्यूशन किससे किससे मिलके, यहाँ लिख रही हूँ ना मैं, सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बना है, सॉल्वेंट प्लस, आप लोग उसको लिख सकते हो, प्लस सॉल्यूट। किससे किससे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब कैसे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू अगर देखूं तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और मैंने सॉल्ट, NaCl है ना, या सॉल्ट बोलूं जिसको, सॉल्ट को डाला था, है ना, ये स्मॉल अमाउंट में डाला था इसको, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो अभी यहाँ पे हम रीड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, तो ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। मैं एग्जांपल के लिए अगर देखूं तो वाटर को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट। फिर लिखा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब मैं इसको NaCl या सॉल्ट है ना को मैं क्या बोल सकती हूँ, सॉल्यूट है। मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो कम क्वांटिटी में है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किस कैसे बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, सॉल्यूट क्या है, जो लेस क्वांटिटी में है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉइंट सस्पेंशन। क्या पढ़ते हैं, सस्पेंशन। अ मिक्सचर वेयर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, है ना, एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड सस्पेंशन। चलो मैं इसको रब करके या फिर मैं आगे की स्लाइड में बताती हूँ, नहीं इसी स्लाइड में बताती हूँ। इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो को सारी चीजें लिख लिया करो। देखो सस्पेंशन समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले तो वर्ड को समझो, सॉल्यूशन क्या है वो समझो, वर्ड को समझो, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन। ऐसा मिक्सचर, कैसा मिक्सचर, जिसमें सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वाटर का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट किसको मानती हूँ, वाटर, इसमें मैंने सॉल्वेंट वाटर फील है ये, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन या मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल। देखो वर्ड्स को पकड़ो, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल। मान लो कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जैसे Na सॉल्ट मैंने लिया था, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स मान लो वाटर में मैंने डाल दिया, आयरन की फीलिंग्स डाल दी, मतलब आयरन, लोहे के कुछ टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए, आयरन के टुकड़े डाल दिए। कलर चेंज कर देती हूँ, इसमें मैंने आयरन के टुकड़े डाल रहे हैं, ठीक है, डाल दिए। अब ऐसा सॉल्यूशन, जैसे ये वाटर था, ये आयरन, आयरन पीसेस या आयरन फिलिंग्स बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया। अब देखो, अब वाटर में अगर आयरन फिलिंग्स में देखूं तो ये क्लियरली विजिबल है कि नहीं है ना। मतलब आयरन को अगर मैं पानी में घोलने की कोशिश करूं तो क्या वो घुलेगी, नहीं घुलेगी। और यहाँ पे वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और आयरन फिलिंग क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो ये बोल रहा है सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब किसकी बात कर रहा है, आयरन की बात कर रहा है। सॉल्यूट पार्टिकल आर इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, मतलब वाटर में आयरन इनसॉल्युबल है। तो ऐसा सब्सटेंस, है ना। और क्या लिखा हुआ देखो, एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं। तो मैं अगर ये आप लोग को डायग्राम जो दिख रहा है ये, इसमें आप देख सकते हो ये आयरन फिलिंग है ना, ये आयरन फिलिंग, और ये वाटर है। अब वाटर में आयरन फिलिंग आप लोग क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। तो वही बार बार यही बोलना चाह रहा है, ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट
सॉल्यूट मतलब ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है आयरन फिलिंग, ये मिक्स नहीं हो रहा है और हमको दिख रहा है कि ये मिक्स नहीं है, अलग अलग हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को जिसमें दोनों अलग अलग हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देख पा रहे हैं, ऐसे मिक्सचर को जो जिसमें सॉल्यूट घुल नहीं रहा है, किसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट अच्छे से नहीं घुल रहा है, इनसॉल्युबल है, ऐसे मिक्सचर को सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आई चीजों। सस्पेंशन क्या है? ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट अच्छे से नहीं घुल रहा है। अब सॉल्वेंट को आप वाटर ले लो और सॉल्यूट को ले लो आयरन फिलिंग, मतलब आयरन जो है वाटर में घुल नहीं रहा है और हम उसको देख रहे हैं कि वो नहीं घुल रहा है, हमको दिख रहा है अलग अलग, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कोलॉइड। क्या बताती हूँ? कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड जस्ट अपोजिट है सस्पेंशन का। ये आप लोग का डायग्राम में सस्पेंशन के लिए बनवाया है ना मैंने, तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो इसको। तो वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लेना, मैं रब करके नेक्स्ट डायग्राम बना रही हूँ। देखो अभी हम पढ़ते हैं कोलॉइड। ठीक है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ कोलॉइड इज too small to be seen with naked eye but is enough to scatter the light and show the path of the light। मतलब मैं आप लोग को ये बताना चाहूं, अगर NaCl का ही एग्जांपल ले लूं, अगर पानी में मैंने वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो सॉल्ट डालने से क्या हुआ? वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, और है ना। ओके वेट, इसको फिर से देखते हैं। The size of the particle in a colloid is too small to seen with naked eye, but enough to scatter the light। हाँ, मतलब उसको मैं अगर सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर मैं पानी में देखूं तो क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन है ना, अगर मैं लेजर लाइट डालूं यहाँ पे, लेजर लाइट को यहाँ पे थ्रो करूं, तो लाइट का जो ये पाथ है, मतलब लाइट अगर जहां से जहां ट्रेवल कर रही है तो वो मेरे को दिखाई देगा। अब इसी जिसमें लाइट का पाथ है ना ट्रेवल होते हुए दिख रहा है, लाइट स्कैटर्ड हो रही है, मतलब लाइट रेस ट्रेवल कर रही है ना, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? कोलॉइड बोलते हैं। ऐसे है ना, तो मतलब इसको हम इसका दो एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन इफेक्ट। अब मैं इसको आपको जो मैंने ये डायग्राम है ना, या कोलॉइड को मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो ये डायग्राम है टिंडल इफेक्ट। क्या है? टिंडल इफेक्ट। कैसे? देखो यहाँ पे एक पर्सन का हैंड है, हैंड में उसने लेजर लाइट ली हुई है, लेजर लाइट को वो देखो, लेजर लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? लेजर लाइट। लेजर लाइट ट्रेवल कर रही है। मान लो ये सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो हम वाटर को सॉल्वेंट मान लेते हैं, और सॉल्यूट कम होता है तो सॉल्ट को हम क्या मान लेते हैं? सॉल्यूट मान लेते हैं। ये दोनों का सॉल्यूशन बन गया है ना। अब ये सॉल्यूशन बना है तो इसमें हमको पार्टिकल्स दिख तो नहीं रहे हैं कि अलग अलग सॉल्ट कहाँ है वाटर कहाँ है, वो अपने आप में मिक्स हो गए हैं। लेकिन जब हम अपने लेजर लाइट डाल रहे हैं इस सॉल्यूशन में, तो लाइट इजिली मेरे को ट्रेवल करते हुए दिख रही है। आपको भी दिख रही है, रेड कलर लाइट यही शो कर रहा है कि लाइट ट्रेवल कर रही है। द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज विजिबल इन कोलॉइड। तो मतलब कोलॉइड जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है वो दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को या ऐसे ही इफेक्ट को जो जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है और दिख रही है हमको, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट क्यों बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इनको बनाया था। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, इन जो साइंटिस्ट थे उनका जो नाम था, जो साइंटिस्ट थे उनका जो नाम था वो, ठीक है, टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्हें इसीलिए इनका नाम टिंडल इफेक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ब्राउनियन इफेक्ट। क्या है एग्जांपल? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब हम ब्राउनियन मोशन में देखते हैं, ये मैं आपको इससे एग्जांपल से बता रही हूँ। ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन में देखते हैं कि ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो लाइट रेज है ये क्या ट्रेवल हो रही है? लाइट की रेज है। वेट, मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ। इसमें जो ये, अच्छा इसको ब्राउनियन इफेक्ट क्यों बोलते हैं, है ना। ये सारा जो एग्जांपल है मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसको किसका एग्जांपल? कोलॉइड का एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, देखो ये लाइट है, यहाँ पे लाइट ऐसे ट्रेवल हो रही है जिग जैग मोशन में। किसमें? जिग जैग, मतलब इसका इसके अंदर जो फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि वो आपस में टकरा रही है यहाँ से, फिर वापस रिवर्स हो जा रही है।
फिर यहाँ से जा रही है, फिर वापस रिवर्स हो जा रही है, फिर यहाँ से टकरा रही है, फिर रिवर्स हो जा रही है, फिर यहाँ से टकरा रही है, फिर रिवर्स हो, मतलब जिग जैग ऐसे जिग जैग इस मोशन में वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस इफेक्ट को, जिसमें ऐसा इफेक्ट जिसमें लाइट ट्रेवल होके रिवर्स होके वापस टकरा के वापस अपने फॉर्म में आ जा रही है और जिग जैग फॉर्म में ये ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे इफेक्ट को क्या, जिग जैग मैनर में ये ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मूवमेंट को, अब ये मूवमेंट जो था वो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1827 में, है ना, 1827 में इसका फाउंड आउट किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने। इसीलिए वेट, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1827 में इस इफेक्ट को सबसे पहले देखा था, इस मूवमेंट को, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट है। ठीक है, और जो ये टिंडल इफेक्ट है, ये जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने देखा था सबसे पहले, है ना, 1820 के करीब, 1820 के करीब जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट है। और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था जिगजैग मोशन में लाइट ट्रेवल कर रही है, किस मोशन में, जिगजैग मोशन में। ठीक है, तो इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट उन्होंने अपने ही नाम से, उनका रॉबर्ट ब्राउन नाम था, तो ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन उन्होंने उसका नाम दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को कंजर्व करने का क्या लॉ है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ऐसा लॉ, ठीक है, ऐसा लॉ जिसमें, देखो मैं इसको आपको बताती हूँ, ऐसा नियम जिस, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, बचाव, क्या होता है, संरक्षण। ठीक है, मास का संरक्षण मतलब मास, है ना, अगर किसी मास, अगर किसी कंपाउंड का मास 90 है, तो जब वो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट 90 ग्राम है, और रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा, तो भी उसका मास टोटल हमारा 90 ग्राम ही होना चाहिए। तो इसको मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। ठीक है, इसको डिफाइन करने का एक और ऐसा लॉ जिसमें एनर्जी, है ना, या मास, एनर्जी या मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, या फॉर्म नहीं होता, अलग से बनता नहीं है, ऐसे 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 फॉर्मेशन, मास का फॉर्मेशन नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका एक डेफिनेशन है, मैं आप लोग को और बताती हूँ, लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मास कैन neither be created nor destroyed during any chemical reaction। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है मतलब दो रिएक्टेंट मिलेंगे, एक रिएक्टेंट ये मान लो, एक रिएक्टेंट ये मान लो आप। अब ये जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिएक्शन जो कंपाउंड है आपका, उसका वेट 90 ग्राम है, कितना, 90 ग्राम। ठीक है, नाइन जो सेकेंड आपका रिएक्टेंट है उसका भी वेट 90 ग्राम है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा वो 180 ग्राम का होगा, टोटल कितने का, 180 ग्राम का। तो जो इन दोनों का जो टोटल मास था, अभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म के बाद भी टोटल मास 180 ग्राम ही है। ठीक है, ना ही तो ये कम हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पे, और ना ही ज्यादा हुआ है। तो मतलब ना ही वो बन रहा है, ना ही क्रिएट हो रहा है मास,
ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। देखो, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, जितने भी मास है रिएक्टेंट के उनका सम किसके मास के इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कितने भी प्रोडक्ट फॉर्म हो, है ना, तो लेकिन उनका टोटल मास अगर मैं देखूं तो 180 ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल टोटल रिएक्टेंट का जो मास था वो 180 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ अच्छे से डेफिनेशन, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन the energy can neither be created nor destroyed। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब रिएक्टेंट का जितने भी रिएक्टेंट हो, चाहे एक दो तीन, है ना, जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म हो, चाहे एक दो तीन, इनका जो सम रहेगा मास का, मान लो टोटल मास का सम 80 है, तो इसका भी टोटल मास का सम 80 ही होगा। यही बोल रहा है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये सिरिंज है, ये वार्म मिल्क है, वे मिल्क मतलब हल्का गर्म मिल्क है। सिरिंज के थ्रू इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं, मतलब दूध को फाड़ने के लिए। ठीक है, तो ये पहले दूध था, मिल्क था, अब मिल्क में अगर लेमन डालेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंपाउंड बना, मेटल मेड फ्रॉम मिल्क एंड लेमन जूस, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मतलब मान लो पनीर बन गया, ये जो भी बन गया, इसमें जितना भी है, अगर बिफोर रिएक्शन उसका मास जितना भी था, अगर 50 ml मिल्क था, और जब ये रिएक्शन हुआ, मतलब दूध फट गया और उसका जो पनीर पोर्शन और लिक्विड पोर्शन वो अलग अलग हो गया, तो भी दोनों का मास अगर काउंट करेंगे तो वो 50 ml ही था। ठीक है, तो वो यही बता रहा है मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो उसका मैटर है, मास है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो एज इट इज है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या देखना है हमको? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कैसे किसी सॉल्यूशन का हमको कॉन्सेंट्रेशन देखना है, तो वो किस फॉर्मूले से? मास परसेंटेज ऑफ फॉर्मूले से हम ये देखेंगे। कैसे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कैसा? मास ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में है भी ये आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है? फॉर्मूला। क्या देखना है? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को, वेट ना, आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये ओके, वेट, देखो ये मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है तो उसका मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, वो देखेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूशन मैंने जब आपको बताया था, क्या बताया था? सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इतना तो मैंने आपको बताया था, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट का होता है, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि पानी और नमक का मैंने बताया था, पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नमक। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखा है अगर, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जितना सॉल्यूट का जो वजन है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की नमक पानी का ही एग्जाम्पल लूं अगर मैं, तो नमक जितना मैंने डाला है, ठीक है, मान लो 10 ग्राम नमक डाला है, ठीक है, अब पानी कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, तो वैसा ही मैं बता रही हूँ, तो दोनों का मास मतलब भार, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है कहीं पे, ठीक है, अगर कहीं पे सॉल्यूशन लिखा है तो ये हमेशा याद रखना, ये इसकी जगह पे क्या आएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ही सॉल्यूशन बनता है।
ठीक है, तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को आप लोग रट लो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब मास परसेंटेज निकालना है। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ऑफ 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट है वो 40 ग्राम है, मतलब सॉल्यूट का वेट हमको क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब 40 ग्राम इन 520 ग्राम वाटर। अब वाटर दिया हुआ है, सॉल्वेंट, वाटर मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट है, वो उसका कितना दिया हुआ है, 520 ग्राम। क्या दिया हुआ है, वाटर, सॉल्वेंट का वेट क्या दिया हुआ है, 520 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को पता है अगर सॉल्यूशन निकालना है तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, है ना, वेरी कॉमन। तो देखो सॉल्व करते हैं, चलो यहां से सॉल्यूशन देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 520 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर दूंगी। मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम था और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, 520 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल गया, 560 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन का मास क्या है, 560 ग्राम। और हमारा फॉर्मूला ही क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको सॉल्यूशन का मास तो निकालना ही था। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया है 40 ग्राम, दिया है कि नहीं दिया हुआ है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट किया, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट किया, 560। दोनों को प्लस कर दिए, 40 प्लस 520 तो 560 हो गया, है ना। 560 इंटू 100 था, तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो 7.14% आएगा। ठीक है, तो इसको आप पॉज करो और इस वीडियो को दोबारा देखो, इसको क्वेश्चन को दोबारा देखो, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो हमको निकाल लेना है, दोनों को प्लस कर लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो 560 आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम 560 पुट करेंगे, इसके जगह पे तो वैल्यू दी हुई है 40, तो 40 पुट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया होमोजिनस मिक्सचर, क्या पढ़ाया था, होमोजिनस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजिनस मिक्सचर में क्वेश्चन आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दे रही हूं, उसमें आपको पता लगाना है। होमोजिनस मिक्सचर इज आयरन, ब्रॉन्ज, 24 कैरेट गोल्ड, ऑक्सीजन। क्या है होमोजिनस मिक्सचर, तो इसका आंसर आएगा 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, है ना, है ना, 24 कैरेट गोल्ड, ये होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, प्योर वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कंक्रीट, लाइम, क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा कंक्रीट। कैसे, कंक्रीट में आप सीमेंट, गिट्टी, ये सारी चीजें जब डालते हैं तो अलग अलग दिखती हैं हमें, रेत, गिट्टी, सीमेंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, है ना। तो ये सारी चीजों से मिल के बना होता है, तो इसको हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा मिक्सचर क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बताओ। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई द मैटर अमंग द फॉलोइंग। अब सबसे पहला टॉपिक तो हमने मैटर ही पढ़ा है। मैटर क्या है, जो जिसको रखने में स्पेस की जरूरत होती है। ठीक है, जिसको रखने में स्पेस की जरूरत होती है, जो जिसका खुद का भार होता है। तो इसमें आप देखो कौन कौन सा मैटर हो सकता है, वाटर, हाँ मैटर है, एयर मैटर है, क्योंकि एयर का एग्जांपल मैंने आपको ग्लास और टब वाला बताया था, उसमें ग्लास में एयर रहती है जिसकी वजह से उसमें वाटर फिल नहीं होता है ना, क्योंकि वो एयर ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस। चेयर भी है क्योंकि इसमें भी रखने में स्पेस की जरूरत है। स्टोन भी है। अब देखो एक और चीज है यहाँ पे लिखी हुई है, सेंट ऑफ फ्लावर और थॉट्स। ठीक है, सेंट ऑफ फ्लावर, किसी चीज की खुशबू, क्या ये आप लोग को मैटर लग रहा है,
किसी की सोच, क्या थॉट्स मतलब क्या होता है, थिंकिंग, सोच, क्या इसके लिए स्पेस की जरूरत है क्या? नहीं, तो ये नहीं है मैटर, ठीक है। सेंट ऑफ फ्लावर, किसी खुशबू को जिसको हम स्मेल कर रहे हैं, क्या उसके लिए स्पेस की जरूरत है? नहीं, तो ये भी क्या है, नहीं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी क्या है, मैटर है। अब आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अभी देख लो, हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें क्लियरली विजिबल नहीं होते सॉल्वेंट और सॉल्यूट इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि वो उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलॉइड क्या होता है, जिसमें हम जो पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट है वो क्या होती है, विजिबल होती है, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा कोलॉइड है। तो सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, ये तो सस्पेंशन हो जाएगा। मड इन वाटर, ये क्या होगा, ये कोलॉइड होगा, ठीक है। इसमें नीचे में जाके वो जम मड, वाटर और मड को अगर हम देखें तो वो नीचे में जाके क्या हो रही है, जम रही है कि नहीं जम रही है नीचे में जाके। मड और वाटर को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वो नीचे में जाके जम जा रही है, उसको हम अलग से अगर फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर हो जाएगी ना, ठीक है। मिल्क इन वाटर, मिल्क और वाटर में हम दोनों को क्लियरली विजिबल देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो सस्पेंशन, ठीक है। सुगर इन वाटर, ये भी सस्पेंशन। इंक इन वाटर, अब कुछ चीजें आप खुद से फाइंड आउट करो, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, 20 ग्राम ए, 40 ग्राम बी, 25 ग्राम सी एंड 15 ग्राम डी एंड 20 ग्राम ई इन अ रिएक्शन, ठीक है, कोई ये रिएक्टेंट है। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था, पहले वो देख लो, ठीक है। इसको इतनी सारी वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी गिव्स, देखो गिव लिखा हुआ है, गिव सी प्लस डी प्लस ई। अब हमको ए की वैल्यू 20 दी हुई है, बी की वैल्यू 40 ग्राम दी हुई है, सी की वैल्यू 25 दी हुई है, डी की 15 दी हुई है, ग्राम में है ना ये सब, और ई की 20 में दी हुई है, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने आपको बताया था, हालांकि ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जिसमें मास ना ही तो मतलब मास कंजर्व रहता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो, इसको आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 60, इसको टोटल प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 ग्राम 60 ग्राम, ठीक है। ये रिएक्टेंट था दोनों, और ये जो बना ये प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है, पी 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 आर आर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे से इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बैक में भी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, आप खुद से फाइंड आउट करना है, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो थैंक यू, होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।